आप दोनों नहीं हैं, ठीक है। क्या कर रही हैं आप? डिग्री? कौन सी डिग्री? बीए सेकेंड ईयर? और आप भी सेम? कल आप आई थी, नहीं आई थी ना, तभी तो आप नहीं हैं। ट्वेल्थ में क्या था आपके पास? दोनों के पास? वेरी गुड। हम लोग कल कुछ समझ चुके हैं। हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका बीए में? फिर तो आपको डरना पड़ेगा मुझे। नहीं डरना पड़ेगा, आप तो वो 20 वाले लोग हो ना। हमारे टाइम पे बीए में तो क्वेश्चन मिल जाते थे, प्रोफेसर क्वेश्चन दे दिया करते थे, ये कर लो याद। हम वो भी नहीं करते थे, कुछ नहीं देते। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, कल हमने कुछ देख लिया था। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा आज के आपके लिए वो ये कि हिस्ट्री में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस बात को हम डिसाइड कैसे करते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टू से कि व्हाट इज इंक्लूडेड और व्हाट इज स्टडीड इन हिस्ट्री एंड व्हाट इज नॉट स्टडीड इन हिस्ट्री। तो कल मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में कोई चीज़ आएगी या पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी तो उसका आधार क्या है, बेसिस क्या है। तो कोई बता दो, कोई भी बता दो कि हिस्ट्री में कुछ पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता है, उसका आधार क्या है। नहीं नहीं, यहाँ पर आपको बताना है कि हिस्ट्री में वो पढ़ा जाता है जिसके कंटेक्स्ट में हमें पीपीटी पता है। लॉर्ड राम, भगवान राम हिस्ट्री में नहीं आते? अच्छा, आपके पास बीए हिस्ट्री है। चलो बताओ, भगवान राम हिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ाते आपको? माइथोलॉजी है। तो माइथोलॉजी होने का बेसिस क्या है? वो माइथोलॉजी क्यों है? भगवान बुद्ध तो माइथोलॉजी में नहीं आते? आते हैं? हिस्ट्री में है, तो वही मैं पूछ रहा था। देखो, हिस्ट्री में हमने कल देखा था, हिस्ट्री में हम वही चीजें पढ़ते हैं जिसके कंटेक्स्ट में हमको तीन चीजें पता हो, थ्री डायमेंशंस पता हो, प्लेस, पर्सन एंड टाइम। लॉर्ड राम के बारे में टाइम नहीं पता, पता है? लॉर्ड राम के बारे में, भगवान राम के बारे में टाइम मालूम है? कल यार, कल देखा था अपने घर पे जाके कि लॉर्ड राम किस युग के हैं? त्रेता के हैं? सतयुग के हैं? घर पे जाके नहीं देखा? सतयुग में है, ठीक है। तो सतयुग जो है, हमारी जो मॉडर्न टाइम स्केल है उसमें कहीं स्टैंड ही नहीं करता, इसीलिए भगवान राम हिस्ट्री में नहीं आते। तो एमएलबी कॉलेज में किसी प्रोफेसर ने राम को लेकर कुछ कह दिया था कि वो है ही नहीं या वो थे ही नहीं, तो बच्चों ने बजरंग दल वालों को बुलवा लिया था, तो फिर उनको कुटाई हो गई थी। तो हिस्ट्री वाले कभी भी राम के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। हिस्टोरियंस कैन नॉट कमेंट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड क्योंकि वो आपके सिलेबस के बाहर है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हमने स्टैंडर्ड जो रखा है वो रहेगा प्लेस, पर्सन एंड टाइम का। इसके बाद में कल मैंने एडी एंड बीसी का बताया था, कल समझ में आ गया था? आपको आया था? बाहर थी आप? तो एडी और बीसी में डिफरेंस मालूम है, या एडी या बीसी कॉन्सेप्ट मालूम है? आप आई थी कल? आप भी नहीं आई थी? आप आई, आप नहीं आई थी। तो एडी और बीसी का फंडा ये रहता है कि जैसे मान लो कि अभी 2024 चल रहा है, तो कभी ना कभी जीरो भी तो होगा। अगर गिनती काउंटिंग शुरू हुई है तो जीरो से शुरू हुई होगी। तो ध्यान रखना, जीरो जो रहता है वो रहता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। हम जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर को मानते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर को मानते हैं, और इसमें हमने जो कैलेंडर की शुरुआत रखी है वो कब से रखी है? बर्थ ऑफ क्राइस्ट से। तो बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद जो कुछ भी चलता है उसको हम एडी से नोटिफाई करते हैं, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, रफली मीनिंग आफ्टर। और उससे पहले जो कुछ भी है वो है बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी। तो आज है आपका न्यू ईयर का फर्स्ट डे। मंदिर मंदिर हो आए हो ना, कि फर्जी हिंदू हो? आज आपका हैप्पी न्यू ईयर है, अकॉर्डिंग टू विच कैलेंडर?
हिंदू कैलेंडर, ये कौन सा कैलेंडर है? ये कोई कैलेंडर नहीं है। वेरी गुड। तो ध्यान रखना कि आपका आज जो है वो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग 2081 शुरू हुआ है। 2081 शुरू हुआ है, पता है? अब पता चल गया। तो ये कैलेंडर शुरू कब हुआ होगा? इस क्रोनोलॉजी में, इस ऑर्डर में 57 बीसी में। तभी तो 57 बीसी में जब 2024 ऐड करोगे तभी तो आएगा 2081। वैसे भी आ जाएगा? नहीं, वैसे ही तभी आएगा। ठीक है भाई। तो बीसी और एडी में आपको एडिशन करना होता है। बीसी में आप जीरो के पीछे जाते हैं और एडी में आप जीरो से आगे चलते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ ईयर्स बिटवीन शका एंड विक्रम संवत। तो शक संवत और विक्रम संवत में नंबर ऑफ ईयर्स कितने कितने नंबर ऑफ ईयर्स का गैप है, ये पूछा था एक बार। तो जो शक संवत होता है ना, वो 78 एडी का है। कल मैं पूछ चुका हूं। आप बता पाओगे? आप बता पाओगे पीछे? आप क्यों? अभी तो बता दिया। क्वेश्चन ये है कि शक संवत जो 78 एडी में शुरू होता है और विक्रम संवत जो 57 बीसी में शुरू होता है, उसमें कितने ईयर्स का गैप है? वन 135 ऐड करेंगे? तो सवाल ये है कि ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे? ऐड करेंगे ना। बीसी में -57, एडी में +78। तो आप उसको जब माइनस करेंगे तो एडिशन ही हो जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमने हिस्ट्री को 3 फेजेस में बांटा है। फर्स्ट फेज था प्री हिस्ट्री, दूसरा था प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा था हिस्टोरिकल फेज। और ऐसे बांटने का, डिवाइड करने का जो हमारा बेसिस है वो क्या है? सोर्सेज ऑफ स्टडी। वो क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेचर। ठीक है। लिटरेचर समझते हैं आप? कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो लिटरेचर, कुछ पढ़ा हुआ मिल जाए तो आर्कियोलॉजी। पुराने जमाने का कबाड़ जो आपको कहीं पर खुदाई करने पर, एक्सकवेशन करने पर मिलता है। तो मुझे बता दो, कल वाले बच्चे जो आए थे, कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्री हिस्टोरिकल कैटेगराइजेशन ऑफ हिस्ट्री ओनली। तो सिंपल है, जिस फेज के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट फेज इज नोन एज प्री हिस्ट्री। देन व्हाट इज हिस्टोरिकल फेज? ठीक है। तो रफली दिमाग में रखना, ओनली आर्कियोलॉजिकल, बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेचर। ठीक है, सही बात है। जो कल नहीं आए थे, क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास 2 फेजेस हैं। एग्जाम्पल से मैंने कल बताया था। इसमें एक फेज का नाम है आईवीसी और एक फेज का नाम है वैदिक एज और वैदिक पीरियड। तो आईवीसी को हमने प्रोटो हिस्ट्री में क्यों रखा? लिटरेचर ना बोलकर आप यूज करो स्क्रिप्ट। आप कहो कि स्क्रिप्ट तो थी, द पीपल हैड द नॉलेज ऑफ राइटिंग, बट वी आर डम। हम डम हैं, हम पढ़ ही नहीं पाए। लैंग्वेज तो थी, लोग बोलते तो थे, होमोसेपियंस तो थे ना बेचारे वो। तो लैंग्वेज वॉज देयर, लैंग्वेज वॉज सर्टेनली देयर,
लेकिन वहां स्क्रिप्ट भी थी। व्हाट इज स्क्रिप्ट? द सिंबल्स विच आर यूज टू राइट और पुट इनटू राइटिंग द लैंग्वेज यू स्पीक। आप जो लिख रहे हो, जैसे कि हिंदी, हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या है? बधाई। बहुत बहुत बधाई, आप इंग्लिश मीडियम में हैं। क्या बात है। कोई बात नहीं, आप तो सही गलत के चक्कर में ना पड़ के सिर्फ जवाब दें। नहीं पता? मैं भी नहीं बताऊंगा। ये तो स्ट्रेंज है। आप देखो कि आपने इतने समय तक स्कूल कॉलेज में समय बिताया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जो लिखते हैं दैट इज नॉट इंग्लिश। इंग्लिश तो बोली जाती है, लिखी थोड़े जाती है। यू कैन नॉट राइट इन इंग्लिश। लिख सकते हो इंग्लिश? कितनी बड़ी बात है। यहां पर आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। ठीक है। द स्क्रिप्ट इज रोमन। अपने मैथ्स में देखा होगा रोमन लेटर्स, याद करो रोमन न्यूमरल्स कैसे होते थे। वो यही है ना? ठीक है। तो रफली दिमाग में रखना कि आईवीसी को प्रोटो में रखने की वजह ये है, आईवीसी को प्रोटो प्रोटो हिस्टोरिकल एज में रखने की वजह ये है कि यहां पर जो स्क्रिप्ट है वो कैसी है? अनडेसिफर्ड। मतलब अपन समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए कि क्या लिखा है। उनने तो लिखा और उनको तो आती थी, हमें नहीं आती। दूसरा, वैदिक एज को क्यों रखा है यहां पर? ठीक है। तो यहां ध्यान रखना कि इनका लिटरेचर तो हमको मालूम है, लेकिन यहां पर देयर वाज नो। वैदिक एज में ये जो लोग थे, जो आर्यंस थे, वो ये मानते थे कि लिखने वाले मंद बुद्धि होते हैं। आपको लिखना पड़ रहा है, याद कर लो ना। याद नहीं कर पा रहे? तो याद ही कर लेते थे। कौन लिखने वाले मंद बुद्धि? क्या मतलब है लिख रहे हो फिर याद करो, पहले ही याद कर लो। ऐसे ऐसे समझ लो आप। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वैदिक एज को प्रोटो प्रोटो हिस्टोरिकल एज फेज में क्यों रखते हैं। क्लियर है? बोल पाओगे? तो आप क्या करना, घर पे जाना, एक मोबाइल लेना और मोबाइल में ये कॉन्सेप्ट समझाना वीडियो में। ये डेली डेली आपका 5 मिनट का वीडियो बनाना है और फिर डिलीट कर देना है। क्योंकि आप लोग जहां से आ रहे हो ना, आपको बोलना ही नहीं आता। समझ रहे हो आप? यहाँ से आपकी इंटरव्यू की तैयारी होगी। कि कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज तो होती है लेकिन बोल नहीं पाते, सेंटेंस फॉर्म नहीं हो पाते। और आईएएस बनने का मतलब ये है कि आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है, लिख नहीं पाते। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होती है, लिख पाते हैं, बोल नहीं पाते। लेकिन सिलेक्ट वो होता है जिसके पास नॉलेज भी हो, बोल भी पाए, लिख भी पाए। तो लिखने वाला आप डेवलप करेंगे धीरे धीरे, बोलने वाला अभी से शुरू करेंगे। ठीक है भाई, तो ये हमने देखा था। इसके अलावा कुछ और देखा था क्या? इतना ही था? कॉपी खोल के रखो, अभी काम आएगी। ठीक है भाई, तो कल सिलेबस देख लिया था। आप लोग यूपीएससी भी दोगे? दे ही लोगे। जब इतना पढ़ लेंगे तो फिर यूपीएससी का फॉर्म भी भर देंगे। लड़कियों का तो फ्री होता है फॉर्म भरना, लड़कों के लगते हैं शायद 500 रुपये आजकल। ठीक है, फॉर्म तो भर ही देना है। कॉलेज सेंटर मिल ही जाता है, घूमते फिरते आप रहते हो, जाके बैठना ही तो है बस। लग क्या रहा है आपका यूपीएससी देने में? सिलेबस की बात में ध्यान रखना कि यूपीएससी में जो एक्स्ट्रा चीज है वो ये है कि यूपीएससी में उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को भी रखा है। एंड दैट वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट देयर इन एमपीपीएससी। एमपीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कुछ खास नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप देखें तो 18th सेंचुरी के बाद से जो भी बड़े बड़े डेवलपमेंट्स थे, बड़ी बड़ी घटनाएं थी, सिर्फ उन्हीं को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, या उससे भी पहले हम देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ तो है।
ये मुझसे डांस करवा रहा है। आप समझते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन मालूम है? वेरी गुड। ठीक है, इंडस्ट्रीज जब बनेंगी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो घर में होती थी, डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था या फिर पुटिंग आउट सिस्टम था। देखो, दो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन हुआ करते थे बिफोर मॉडर्न पीरियड और बिफोर अराइवल ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। डोमेस्टिक सिस्टम में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसी के टूल्स होते हैं, उसी का रॉ मटेरियल होता है, उसी का प्रोडक्ट होता है, उसी की कीमत होती है, वही बेचता है। दिस इज डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा होता है पुटिंग आउट सिस्टम। पुटिंग आउट सिस्टम बाद में देखेंगे डिटेल में, लेकिन पुटिंग आउट सिस्टम में क्या होता है, एक मर्चेंट मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसको बोलेगा कि मुझको इस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए इस प्राइस पर, इसलिए रॉ मटेरियल भी मैं ही तेरे को दूंगा। तो यहां पर पुटिंग आउट सिस्टम में जो मैन्युफैक्चरर है, जो क्राफ्ट्समैन है, दैट वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस और कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मर्चेंट, व्यापारी तय कर रहा है क्या बनेगा। पुटिंग आउट सिस्टम में व्यापारी, मर्चेंट तय करता है क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कितनी प्राइस पे वो खरीदेगा। लेकिन डोमेस्टिक सिस्टम में मैं अपने घर में अपने परिवार के लेबर की मदद से बना रहा हूं और अपने द्वारा तय की गई कीमत पर बाजार में बेच रहा हूं। दो सिस्टम थे। लेकिन जब फैक्ट्री सिस्टम आया तो बड़ी बड़ी मशीन्स आई विच वर रन बाय पावर। वो पावर कहां से आ रही थी? पहले स्टीम से, पहले रनिंग वाटर से आ रही थी। वाटर गिरेगा वाटरफॉल से, फिर उससे हम टरबाइंस को मूव करेंगे और वहां से हम गियर सिस्टम को जनरेट करके मशीन को चलाएंगे। फिर बाद में इन लोग, वो थे जेम्स वॉट, भाप का इंजन है ना, स्टीम इंजन बनाया था जिसने, तो उन्होंने उसको वाटर को या पावर को मैनिपुलेट कर लिया, तो फिर वो भाप या स्टीम इंजन आ गए थे और उससे रिवोल्यूशनाइज कर लिया था। अब वो वाटर अवेलेबिलिटी पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे। वो कहानी बात की। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें रहेगा और फिर इसमें बहुत सारी आइडियोलॉजीज भी रहेंगी। आइडियोलॉजीज का मतलब रहेगा कि हम बात करेंगे कि भाई कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है। तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे कि उनका क्या इंपैक्ट रहा है इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इसके बाद में कुछ हम रेवोल्यूशंस की बात करेंगे, जैसे कि अमेरिकन, फिर हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर बात करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन, फिर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी वर्ल्ड वॉर्स। ये डिस्टर्ब कर रहा है ना? क्या? ये तो झिंगुर है, क्रिकेट झिंगुर है। अच्छा, सिस्टम है ये। क्या करें, बास कम कर दें, ट्रेबल कम कर दें, जो समझ में आए सब कम कर दो। अब ठीक है? ये कौन है? झिंगुर है ये? झिंगुर नहीं है, कुछ और है? इसे दिक्कत हो रही है? अरे बहुत सेंसिटिव हो। ये आवाज आ रही है, ये वाली, ये पीछे से, ये झिंगुर वाली, इसकी बच्चे कह रहे हैं डिस्टरबेंस हो रहा है। अब ठीक है, लेकिन अब मेरी आवाज कम होगी ना, काम चल जाएगा। ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम पर वर्ल्ड हिस्ट्री में होने वाले जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं सिर्फ वो पढ़ने हैं। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में क्या है, इंडियन हिस्ट्री में आपको पूरा इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ठीक है। तो यूपीएससी में सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री है, एमपीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। और आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। अपना टॉपिक क्या है हमारा? आपको नोट्स बनाने हैं बिना सेंटेंस फॉर्म किए। खबरदार किसी ने सेंटेंस बनाए तो नोट्स बनाने में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये किसी ने लिखना नहीं है, ठीक है?
इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग जब देखेंगे तो इसमें बहुत सारी टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसकी डिस्कवरी की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं भी है, तो बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आते हैं। फिर इसका नॉमेनक्लेचर भी आ जाता है, भाई इसका नाम क्या है, क्या नाम कहना सही है। फिर तीसरा इसमें आ जाता है कि भाई डिस्कवरी, नॉमेनक्लेचर, ओरिजिन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हुआ था। फिर हम लोग बात करेंगे इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में कि भाई बताएं कि इन लोगों को अपन पढ़ रहे हैं तो ये थे कैसे लोग। फिर हम बात करेंगे कि भाई ये इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई सिविलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या था। ये टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। डिटेल में क्या लिखवाना है, फ्लो चार्ट में बताएंगे। यू आर स्मार्ट इनफ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स डोंट नो द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट। ठीक है, सब हो जाएगा। तो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, आई हेट फैक्ट्स। फैक्ट्स, हिस्ट्री एक भयानक विषय है, भयंकर विषय है, बिकॉज इसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, इसमें बहुत सारे नेम्स हैं, इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मैं इसको हिस्ट्री नहीं मानता पर्सनली। मेरे मानने से क्या होता है? मैं मानता हूं हिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ चेंजेस एंड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज चेंजेस, दिस इज हिस्ट्री। अगर आपका फोकस पहले इस बात पे गया कि अकबर कब पैदा हुआ और उसने क्या खाया, वो कहाँ मरा, वो कहाँ दफनाया गया, तो हिस्ट्री से नज़र हट जाएगी। मैं आपको फैक्ट्स कम दूंगा, जानबूझकर कम दूंगा, और ना ही मैं आपसे कहूंगा कि आपको कोई किताब पढ़नी है। लेकिन एग्जाम तो पूछेगा, वो तो आपके मजे ले लेगा। मास्टर साहब ने ज्ञान तो बढ़िया दिया था और कॉन्सेप्चुअली वो सही भी थे, लेकिन पेपर नहीं निकलना हमारा। तो यहां क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा अपना तरीका क्या रहेगा कि जो नोट्स मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा या बताऊंगा, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। और यहां पर हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि फैक्ट्स के ऊपर। समझ रहे हैं? तो फैक्ट्स कहां से आएंगे, किताबों से नहीं आएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है बेटा कि अगर मैं आपको कोई बुक दे दूं और बुक्स में या फिर उसके अलावा मैं आपको बहुत ज़्यादा बर्डनसम फैक्ट्स दे भी दूं, तो ये ध्यान रखिएगा आज की डेट में हिस्ट्री कहाँ कहाँ पूछी जाती है, वो नेट जेआरएफ में आती है, वो यूपीएससी के ऑप्शनल में आती है, वो यूपीएससी और एमपीपीएससी के जीएस में आती है, वो एसएससी में आती है, वो वनडे एग्जाम्स अदर जो होते हैं एसआई जैसे, कांस्टेबल जैसे, उसमें आती है, पटवारी के पेपर में आती है। तो अगर मैं आपको ज़्यादा फैक्ट्स दे भी दूं, तो आपको कितने फैक्ट्स दे दूं, आपको जेआरएफ निकालना है क्या? हिस्ट्री में ऐसे फैक्ट्स भी होंगे जो नेट में आते हैं, आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। ऐसे फैक्ट्स भी पूछ लेगा पटवारी में जो आपको नहीं बनेंगे, लेकिन वो पूछ लेगा ऐसे अजीब से फैक्ट्स। तो ध्यान रखना, जंगल में दो लोग जा रहे हो, आप दोनों दोस्त, और आपको मिल गया है शेर। आपको क्या करना है, अपने शू लेस को टाइट करना है और अपने दोस्त से तेज दौड़ना है बस। शेर से कहां दौड़ पाओगे तेज? चक्कर में नहीं पड़ना है। यू आर नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट एमपीपीएससी और यूपीएससी, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट योर फेलो स्टूडेंट्स, है ना। तो रफली दिमाग में रखना, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस नहीं करना है। हमारा फोकस क्या रहेगा, हम कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, लेकिन अब आपको फैक्ट्स तो चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन बैंक लानी है, और इस क्वेश्चन बैंक में से आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, PYQ, और इन क्वेश्चंस को, इन फैक्ट्स को अपने नोट्स में ऐड करते चलना है। समझे क्या? दिस इज द राइट वे, वरना तो किसी भी चीज का कोई अंत नहीं होता है क्या? ठीक है ना। आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बोझ बना के नहीं रखना है। आपको उस सब्जेक्ट की मोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे जैसे माला में एक एक मोती पिरोते हैं, एक एक फैक्ट को आप डालते जाओ और याद करते जाओ।
समझ गए क्या? तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, मैं नहीं चाहता कि इतिहास को आप लोग गाली दो। 50 नाम लिखवा दिए, याद करने की ट्रिक तो बताते नहीं है नाच नाच के, कैसे याद करें? तो रफली दिमाग में रखिएगा, हमारा फोकस क्या रहेगा कि हम कमांड रखें सब्जेक्ट के ऊपर, एक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और फिर बार बार पढ़ने से जो भी फैक्ट्स हम लोग देखेंगे वो याद होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे आपको आपका नाम याद करवाया गया था, याद करो आपका नाम क्या है, और 20 बार कहना पड़ेगा आपको आपका नाम, तब याद हुआ था, ऐसा हुआ था क्या? आप जब किसी भी फैक्ट के इंटरेक्शन में बार बार आते हैं तो अपने आप याद हो जाता है। तो ज़्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना, आराम से रखिएगा, हम लोग आराम से देखेंगे और फैक्ट से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। और यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेलिएंट फीचर्स। हमें कोई मतलब नहीं है इस वक्त कि इस सिविलाइजेशन को किसने खोजा। आप लोगों ने देखा होगा दयाराम साहनी का नाम, भूल जाओ, हम पहले जान तो लें कि ये लोग थे कौन जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रफली दिमाग में रखना, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी कैसी, लोग कैसे थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। और इसमें जो पहला पॉइंट रहेगा वो ये है कि इट वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? अभी कौन सी एज की चल रही है सिविलाइजेशन, ये बताओ पहले। अभी कोई एज चल रहा है क्या? आयरन एज चल रहा है? नहीं, मेरे यहाँ पे तो स्टील भी है, प्लास्टिक ही चल रहा है। नहीं, देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट फोकस करिएगा कि किसी भी समय को हम क्या बोलेंगे, किस एज में रखेंगे, वो डिसाइड इस बात से होता है कि उसकी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या थी, क्या है। तो आज की एज में बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? आयरन है। वो तो खत्म हो गई और दूसरा चालू हो गया। साइबर एज कह सकते हैं क्या? साइबर